मेरा नाम है अफरसियाब खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल अफरसियाब केमिस्ट्री लेक्चर। तो स्टूडेंट कैसे हो? उम्मीद करते हो अब सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने लाया है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टाइकोमेट्री में लेक्चर नंबर 3, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसको मुकम्मल देंगे ताकि आपको फिर इसमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक में सब के सब कैलकुलेशंस है और आपको केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का पता ना हो, आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर सकते, तो कभी भी ये चैप्टर आपको इजी नहीं लगेगा। ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल आपको लगेगा, लेकिन ये दो टॉपिक्स आपने सीख लिए, ये तो डिफरेंस आपने सीख लिए, तो बहुत ही आसान होगा। तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अ केमिकल रिएक्शन एंड अ केमिकल इक्वेशन। बहुत ही सिंपल। केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें, केमिकल रिएक्शन क्या है, डिफिनेशन इसकी है अ केमिकल चेंज, अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल चेंज आ जाए तो इस वक्त क्या होगा, इस वक्त केमिकल रिएक्शन क्या हुआ होगा। या अब मैं आता इसके ऊपर, डिफॉर्मेशन ऑफ अ न्यू थिंग, जब कोई नई चीज बन जाए तो इसको हम नाम देंगे केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है, जब दो तीन चीजें वो मिलते हैं और एक नई चीज बन जाती है, जब वो चीज तोड़ता है और नई चीजें बनते हैं तो उसको हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी इसमें क्या होगा, इसमें होगा केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या है, अगर केमिकल चेंज की हम बात करें तो केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज होगा इरिवर्सिबल। तो केमिकल चेंज क्या होगा, वो होगा इरिवर्सिबल। यानी ये केमिकल चेंज लिखा है, सल्फर है और इसके साथ साथ आयरन है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा और बनाएगा आयरन सल्फाइड। अब ये आयरन सल्फाइड क्या है, ये बिल्कुल न्यू चीज बन गई है, ये न्यू चीज है, न्यू थिंग है, नई चीज बन गई। किस तरह नई चीज बन गई है, सल्फर आपने देखा होगा। सल्फर अक्सर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हम एक्सप्लोसिव, जब हम छोटे होते हैं तो बम में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वो सल्फर, वो येलो कलर जर्द रंग का होता है, वो सल्फर क्या होता है, यानी सल्फर जो है वो इसका कलर होगा येलो, वो येलो कलर का है और ये इस्तेमाल होता है एक्सप्लोसिव के लिए, मतलब ये धमाके में इस्तेमाल होता है। और ये क्या है, ये पाउडर फॉर्म में है, इसका फॉर्म क्या है, ये है पाउडर फॉर्म में। अब ये मिल गया आयरन के साथ। आयरन क्या है, जिसको हम उर्दू में लोहे चून कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई मैग्नेट आप उठा ले और इसको आप घुमाएं तो मैग्नेट के साथ छोटे छोटे जर्रे वो चिपक जाते हैं। ये छोटे छोटे जर्रे क्या है, ये असल में है आयरन, जिसको हम लोहे चून उर्दू में कहते हैं। अब आयरन, आयरन और इसके साथ साथ सल्फर, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। ये जब दोनों मिक्स करते हैं, अब दोनों को मिक्स करें तो इसके ऊपर अब मैग्नेट रखें तो मैग्नेट आयरन को या लोहे चुन को वो खींच लेगा। अब देखिए ये प्रॉपर्टी इसकी है, ये आयरन की है, और सल्फर वो खुद बहुत वो नीचे रह जाएगा। इस तरह जब दोनों आपस में रिएक्शन करें, इसको हीट करें, इसको हीट करें तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा और बनाएगा आयरन सल्फाइड। अब यहाँ पे भी आयरन है, इसमें भी ये वाला आयरन है, लेकिन अब ये आयरन जो बनेगा ये इस तरह आयरन सल्फाइड का एक काला ब्लॉक होगा, इस तरह ब्लॉक होगा। और इसमें जो प्रॉपर्टी आयरन की है, अब इसके ऊपर आप मैग्नेट रख दें, इसके ऊपर आप मैग्नेट रख दे तो आयरन को वो नहीं खींचेगा, क्योंकि आयरन की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब इस तरह जब कोई दो या दो से ज्यादा चीज आपस में मिल जाए और कोई नई चीज बन जाए तो उसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, ये है केमिकल चेंज। यहाँ पे सल्फर भी है। अब ये सल्फर जब रिएक्टेंट में होता है तो एक्सप्लोसिव के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में है तो अब ये एक्सप्लोसिव नहीं है, उन्होंने एक और प्रोडक्ट बना दिया जिसको हम कहते हैं आयरन सल्फाइड। और अब ये मैग्नेट वो खींच लेगा और ना ये एक्सप्लोसिव के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज, कोई नई चीज बन गई और ये भी इरिवर्सिबल है, इससे कभी भी वापस ये नहीं बन सकता। जब बन जाएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्ट और वाटर है, सॉल्ट प्लस वाटर, इसको हमने मिक्स कर लिया तो उन्होंने बनाया साल्टी वाटर। अब यहाँ पे कोई नई चेंज, यहाँ पे न्यू थिंग की फॉर्मेशन नहीं हुई है, मतलब यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। क्यों, इस साल्टी वाटर को आप फिर से कंटेनर में रख दे, इसको आप हीट करें तो वाटर एवोपरेट हो जाएंगे और साल्ट जो है वो नीचे रह जाएगा। तो ये क्या है, ये केमिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज ये है। और जब भी केमिकल चेंज होगा तो उसको हम नाम देते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। या दूसरा मैंने लिखा फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू थिंग, ये बिल्कुल न्यू थिंग बना हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज को हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह क्या हुआ, ये केमिकल रिएक्शन हुआ। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है इस तरह, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में मौजूद है, ऑक्सीजन अगर हम देखें गैस की फॉर्म में मौजूद है, दोनों को हम कंबाइन करें तो ये बनाएगा H2O लिक्विड। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इन दोनों की प्रॉपर्टी में जमीन और आसमान का फर्क है, इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। इस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बिल्कुल न्यू थिंग बना हुआ है। अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह है,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये बॉन्ड मौजूद है जिसको हम कहते हैं कि ये है कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह यहाँ पर अगर देखें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है और ये है डबल कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, ये दो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखें तो उसके दरमियान अपना बॉन्ड है जिसको भी हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इन दोनों के दरमियान बॉन्ड है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड है, जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, मतलब ये बॉन्ड जो है वो कुछ और चीज बन गई, वाटर बन गई। इस तरह बिल्कुल सेम ये भी आयरन सल्फाइड आपस में बॉन्ड होगा, आयरन और सल्फर यहाँ पे बॉन्ड नहीं है। तो ये क्या है, इसको हम नाम देते हैं कि ये है केमिकल रिएक्शन, जो बहुत ही जरूरी है। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। इसके बाद केमिकल इक्वेशन की तरफ आते हैं। इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन वो क्या है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो कोई केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन मैंने लिखा है, इसका अगर हम क्या लिखे, सिंबल के जरिए से ये रिएक्शन हम लिखे तो उसको हम नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इसको हम नाम के जरिए भी लिख सकते हैं, सल्फर है ये प्लस आयरन है, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। अब ये देखिए सल्फर, इसकी मैंने लिख दिया सिंबल, आयरन की मैंने लिख दिया सिंबल, और इस तरह आयरन सल्फाइड की मैंने लिख दिया सिंबल। तो किसी भी रिएक्शन को सिंबल के जरिए से अगर हम लिखे तो उसको हम नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन, या इस डेफिनेशन के साथ आप ऐड कर सकते हैं, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद सिंबल एंड फार्मूलास। फार्मूला और सिंबल के जरिए से जब कोई केमिकल रिएक्शन को लिखता है तो उसका नाम हुआ केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या है, ये है केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। ये क्या है, ये है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होते हैं। अब रिएक्शन किस तरह बैलेंस होता है, रिएक्शन बैलेंस ये होगा कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है हमेशा रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ये क्या कहलाएंगे, इसको हम नाम देते हैं कि ये है रिएक्टेंट, और जो राइट साइड पर होते हैं उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। अब बैलेंस का मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वो इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, या जितने एटम्स हमारे पास लेफ्ट साइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आयरन, अगर हम देखें तो यहाँ पे आयरन क्या है, ये 1 है, ये मतलब आयरन 1 है, सल्फर सॉरी यह देखिए यहाँ पे है सल्फर 1 है, तो आयरन वो भी 1 है, और आयरन सल्फाइड में अगर आयरन देखें तो ये भी 1 है, और सल्फर जो है ये भी 1 है। मतलब ये क्या है, ये है बैलेंस्ड, ये इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ देखें वाटर वाले को, तो वाटर में क्या है, ये बैलेंस नहीं है। क्यों, क्यों, यहाँ पर देखें तो यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन एटम। प्रोडक्ट में अगर देखें तो प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन जो है वो 1 एटम है। अब इसको बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस हम किस तरह करेंगे कि इसके नंबर ऑफ मोल्स वो इक्वल हो जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल करने के लिए इसका जो कोएफिशिएंट है इससे हम ज़रब देंगे। अब बैलेंस किसको करना है, पहला स्टेप आपने ये नोट करना होगा कि जो कम होगा उसको आपने ज्यादा करना है। इस तरह कभी नहीं होगा जो ज्यादा होंगे उसको आप कम करें, नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है, वो तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन की बात करें वो 1 है। अब इस 1 को हमने 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यही 1 आएगा। इस तरह अगर 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन वो क्या हो गए, हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गए, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन 2 1 वो हो गए 2, हाइड्रोजन हो गए 4। अब हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन की तरफ जाना होगा, कोएफिशिएंट्स है, नंबर ऑफ मोल जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा, अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 आ जाएंगे, तो 4 यहाँ पे है हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितना है, ये भी 2 है, तो 4 है। अब ये क्या है, ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम नाम देते हैं कि ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि बहुत ही जरूरी है, स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि अक्सर स्टूडेंट वो इससे रह जाते हैं, वो क्या है कि जो हाइड्रोजन है उसके साथ अपने स्टेट भी लिखना होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन किस स्टेट में है, तो हाइड्रोजन है गैस स्टेट में, ऑक्सीजन किस स्टेट में है, ऑक्सीजन है गैस स्टेट में, और जो वाटर बनेंगे ये किस स्टेट में होंगे, ये होंगे लिक्विड में। तो ये अब क्या है, ये एक कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो कि बहुत ही जरूरी है, इसके साथ आपने ये लिखना होगा, क्योंकि अगर ये ना आप लिखे
तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। आगे जो प्रॉब्लम होंगे ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इस तरह यहाँ पे अगर सल्फर देखें तो सल्फर सॉलिड फॉर्म में है, आयरन अगर देखें सॉलिड फॉर्म में है, इसके साथ आयरन सल्फाइड ये भी किस फॉर्म में होंगे, ये भी सॉलिड फॉर्म में होंगे। तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। और इसमें केमिकल इक्वेशन में क्या है, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वो इक्वल है। यानी ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा, तो उसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन का अगर हम मास निकालें, एक टोटल कितने हाइड्रोजन है, टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन के एटॉमिक मास है 1, तो इस तरह इसका हो गया 4। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन है 2, तो दो ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो इस तरह हो गया 32। तो टोटल कितना होगा, तो टोटल होगा 36 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये हो गया रिएक्टेंट का मास 36 AMU। इस तरह प्रोडक्ट का कितना होगा, प्रोडक्ट अगर हम देखें तो वाटर है, एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना है, एक वाटर मॉलिक्यूल का है 18, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 प्लस एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर है 16, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल का हो गया 2 + 16, इस तरह ये हो गया 18 AMU। चूंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, या हाइड्रोजन 4 है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो टोटल कितना होंगे, तो टोटल होंगे 36 AMU। अब यहाँ पे भी 36 AMU मास है, यहाँ पे भी 36 AMU मास है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये लिखना बहुत ही जरूरी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगा, तब कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका स्टेट भी होगा। तो ये क्या है, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसी के साथ मैं मांगता हूँ इजाजत, अल्लाह हाफिज।